कहते हैं कि इंसान कुछ गलतियां ऐसी कर देता है जिससे कि वो जान रहा होता है कि ये गलत है, फिर भी बार बार उन गलतियों को दोहराते रहता है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? दरअसल आज की जो घटना है उसमें कुछ ऐसा होता है जिसको सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। एक व्यक्ति के नंबर पे रात के लगभग 2 बजे एक कॉल आती है और जैसे ही वो बात करता है वो घर से बाहर जाता है। बाकी जब वो घर से बाहर जाता है तो फिर कभी वो घर वापस नहीं आता। बाकी जैसे ही कुछ समय गुजरता है, घर के 2 लोग और गायब होते हैं और जब इस मामले का खुलासा होता है तो वाकई चौंकाने वाला होता है। तो यह ऐसा क्या मामला था, इसको जानने की कोशिश करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम सफर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम सफर की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मैं जिस सच्ची घटना को लेके आप लोगों के बीच हाजिर हूँ, जिस सच्ची कहानी को मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, बेहद रोंगटे खड़ी कर देने वाली है और इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली है। तो घटना की शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी हमारे भाई बहन हैं, जितने भी हमारे दोस्त मित्र हैं, सबसे एक ही गुजारिश है, एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घटना को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए इस घटना की शुरुआत करते हैं। दरअसल मैं बात कर रही हूँ उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है देवरिया। इसी देवरिया का रहने वाला राजू, जिसकी उम्र लगभग 24 साल, और इस राजू के परिवार में राजू के अलावा राजू का बड़ा भाई दिनेश, जिसकी उम्र 28 साल, इसकी भाभी ललिता, साथ ही माँ। छोटा सा परिवार, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। कुछ साल पहले जो राजू है, इसके पिता का स्वर्गवास हो गया रहता है। सारी घर की जिम्मेदारी जो है दिनेश के ऊपर रहती है। दिनेश एक ऑटो चालक रहता है। वो जो भी उस ऑटो को चला के रुपए पाए से पाता, उसी से अपने भाई के पढ़ाई लिखाई का खर्च और अब माँ के इलाज से लेके माँ की सारी जिम्मेदारियों को निभाता। और मानिए तो दिनेश के ही भरोसे पूरे घर की जिम्मेदारी चलती। धीरे धीरे जैसे कुछ समय गुजरता है, जो दिनेश की पत्नी ललिता देखने में बेहद खूबसूरत, बेहद हंसी, और यही जो कि राजू, जो कि ज्यादातर समय घर ही पे रहता, अभी पढ़ाई लिखाई करने के बाद वो बाहर कहीं गया नहीं था। एक दिन ललिता खाना बना रही होती है, तभी राजू उसके पास जाता है, उसके करीब जाता है और कहता है कि भाभी, अगर जो आप हमारे घर में नहीं होती तो शायद हम लोगों को 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाती। इस पे जो ललिता है वो मुस्कुराते हुए कहती है कि मेरे तो भाग्य खुल गए कि मैं इस घर में आई और तुम्हारे जैसे देवर मिला। जब ऐसी बात राजू सुनता है तो राजू मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं भी यही सोचता हूं कि आप जैसी मुझे भी पत्नी मिल जाए तो क्या बात होती। इस पे जो ललिता रहती है वो कहती है कि मेरी जैसी पत्नी या मैं ही मिल जाऊं। इस पे जो राजू है मुस्कुराता है और मुस्कुरा के अपने भाभी के सिर पे हाथ फेरते हुए वहां से चला जाता है। इसके बाद जैसे ही 2 से 3 दिन का समय गुजरता है, रात के लगभग 2 बजे, 7 नवंबर का दिन रहता है। रात के लगभग 2 बजे एक दिनेश के नंबर पे कॉल आती है और जैसे ही कॉल पे बात करता है वो बिस्तर से उठता है। इस पे ललिता उससे पूछती है कि कहाँ। तो कहता है कि दरअसल एक दोस्त का फोन आया है, मैं अभी कुछ देर में वापस आता। इसके बाद दिनेश अपने कपड़े पहनता, वहां से चला जाता है। ललिता कुछ देर तो अपने कमरे में सोती है। इसके बाद कुछ देर के बाद उठती है और सीधे बगल वाले कमरे में, राजू के कमरे में जाती है और भीतर से दरवाजा बंद करती है, जिससे कि राजू की नींद खुलती है। और राजू पूछता है कि अरे भाभी, आप और यहाँ। तो जो ललिता है कहती है कि मुझे दरअसल डर लग रही, तुम्हारे भैया कहीं चले गए, इसलिए मैं तुम्हारे पास ही सोना चाहती हूँ। राजू इस पे कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं। ललिता जाके राजू के बगल में सोती है। जैसे ही सुबह होती है, अब जब सुबह होती है तो फिर अब दिनेश के नंबर पे कॉल होती है कि आखिर दिनेश 2 बजे रात को उठ के गया कहाँ। बाकी दिनेश का नंबर स्विच ऑफ आने लगता है। अब जब दिनेश का नंबर स्विच ऑफ आने लगता है, पूरे दिन दिनेश को ढूंढने की कोशिश होती है, कई
रिश्तेदारों को फोन होता है, कई दिनेश के दोस्तों को फोन होता है, बाकी किसी ने कुछ बताया नहीं। अब वो दिन तो बीत गया। अब धीरे धीरे 3 से 4 दिन का वक्त गुजर जाता है, बाकी दिनेश का कोई अता पता नहीं चलता है। जो राजू है अपने भाभी ललिता को लेकर नजदीकी पुलिस थाने में जाता है और दिनेश की गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराता है। बाकी कहते हैं कि अगर जो कोई जवान लड़का या कोई जवान आदमी या कोई जवान महिला अगर जो घर से जाए तो लोग आज के समय में, आज के युग में यही समझते हैं कि किसी से उसका अफेयर रहा होगा, किसी से उसका प्रेम प्रसंग रहा होगा, तो चला गया होगा, अपनी मर्जी से गया होगा। पुलिस वाले भी ऐसा ही सोचते हैं और कहते हैं कि हो सके कुछ दिन में वापस आ जाए। बाकी दिनेश घर वापस नहीं आता है। लगभग 1 महीने का वक्त गुजर जाता है। बार बार राजू थाने के चक्कर लगाते रहता है। जब दिनेश की कॉल डिटेल चेक की जाती है तो पता चलता है कि लखनऊ के किसी एरिया में जाता है, इसके बाद उसका मोबाइल वहीं स्विच ऑफ होता है, इसके बाद कभी वो फोन ऑन ही नहीं होता है। अब पुलिस के पास ना कोई सबूत था, ना ही कोई सुराग था कि आखिर दिनेश गया तो गया क्या। कुछ समय तो राजू भी थाने के चक्कर लगाता है, कुछ दिनों के बाद वो भी अब चुप हो जाता है। और इधर जैसे ही दिनेश घर से चला जाता है, जो ललिता है अब राजू के बेहद नजदीक जाती है और राजू भी अपनी भाभी से सहानुभूति जताते जताते कब दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं और एक ही घर के भीतर रहते हुए दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ जो है कि नाजायज रिश्ते में हो जाते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं। और एक बार ये सिलसिला शुरू हुआ तो फिर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अब ये घर की बात बाहर आने लगी थी कि दिनेश के जाने के बाद दिनेश की जो पत्नी और जो राजू है, इन दोनों में जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है। अब ये बात जो है कि दिनेश की मां तक पहुंचती है, जो राजू से पूछती है कि राजू मैंने ऐसी सी बात सुनी तो मैंने सोचा कि तुम्हारी क्यों ना शादी कर दी जाए। इस पे राजू मना करता है। राजू कहता है कि अभी भैया खुद गायब हुए हैं, भैया का कोई अता पता नहीं है और मैं इस हाल में शादी नहीं कर सकता हूँ। धीरे धीरे कुछ और वक्त गुजरता है और जब कुछ और वक्त गुजरता है, जब पानी सर से ऊपर बहने लगता है, जब ललिता को रंगे हाथों दिनेश की मां राजू के साथ देखती है तो अब ये सोच लेती है कि राजू की अब शादी कर ही देनी चाहिए। अब वो लड़की की तलाश में लग जाती है। इधर बार बार राजू को समझाती है कि देखो गांव में हमारी किरकिरी हो रही, बदनामी हो रही, तुम ऐसा है कि शादी कर लो। अब यही बात ललिता से भी कहती है कि तुम राजू को मनाओ। ललिता राजू से कहती है कि तुम माँ की अपनी बात मान जाओ, शादी कर लो। राजू कहता है कि मैं अगर जो शादी कर लेता हूं तो आपका क्या होगा। इस पे ललिता मुस्कुराते हुए कहती है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं तो घर ही में रहूंगी और किसी तीसरे के आ जाने से हमारे रिश्ते में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राजू भी तैयार हो जाता है और जैसे ही राजू तैयार होता है, एक राधिका नाम की लड़की से इस राजू की शादी तय होती है और जिस डेट पे मुकर्रर होती है उसी डेट पे राजू की शादी राधिका से होती है। जब राधिका शादी करके राजू के घर चली आती है तो 3 से 4 दिन तो राजू राधिका के पास जाता है। बाकी जैसे ही 3 से 4 दिन जाता है वो अब ये बात कह के कतराने लगता कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सोने जा रहा हूं। अब तमाम तरह के बहाने करके राधिका से दूर रहने लगता है। और इधर जो राधिका है वो जैसे ही खाना खाती उसको नींद लग जाती है, वो सो जाती है। अब ये सिलसिला लगातार चलते रहता है। एक दिन जैसे ही कुछ महीने का वक्त गुजरता है, राधिका को ये एहसास होता है कि मैं वैसे तो मुझे नींद नहीं आती रहती, बाकी जैसे ही मैं खाना खाती हूँ मुझे क्यों नींद आ जाती है। और नींद आ भी जाती है तो ठीक सुबह ही मेरी नींद खुलती है, बीच में नींद खुलती नहीं। अब एक दिन सोच के बैठती है कि आज मुझे खाना ही नहीं खाना। ललिता जब राधिका को खाना देती है तो राधिका अपने कमरे में खाना लेके तो जाती है, बाकी उस खाने को खाती नहीं। जैसे ही कुछ रात गुजरती है, राजू राधिका के पास तो आता है पर कहता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, बगल में सोता है। बाकी कुछ ही देर के बाद वो उठता है और ललिता के कमरे में चला जाता है। इधर राधिका को ये राजू को पता रहता है कि राधिका तो सो गई होगी, क्योंकि उसके खाने में जो कि नशे की रोज दवा मिली रहती, नींद की दवा मिली रहती, वो खा लेती, इसके बाद सो जाती। अब रोज की तरह आज भी राजू को यही पता था कि राधिका सो गई हो, पर राधिका जग रही थी। जैसे ही ललिता और राजू आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे होते हैं, तभी वहां
राधिका जा पहुंचती है और ये सारा नजारा अपने आंखों से देखती है। इसके बाद बहुत कुछ ललिता को भी सुनाती है और साथ ही राजू को भी कहती है कि अगर जो तुम्हें भाभी से ही मतलब रखना था, भाभी के साथ ही ऐसा करना था, तो मुझसे शादी क्यों की, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की। किसी तरह रात बीतती है, जैसे सुबह होती है ये जो राधिका है अपने पति और अपनी सास से झगड़ा करती है और सीधे मायके चली जाती है। बाकी जब वो मायके जाती है तो उसको कुछ दिनों के बाद एहसास होता है कि ये तो मैंने बहुत गलत किया, मुझे अपने ससुराल में रह के अपने पति का साथ देना चाहिए था और अपने पति को जो कि ललिता से दूर करना चाहिए था। वो खुद ही एक बार फिर अपने ससुराल चली जाती है और इन दोनों को अलग करने की कोशिश करने लगती है। बाकी जैसे ही कुछ समय गुजरता है, एक दिन जो कि सुबह सुबह राधिका उठती है तो देखती है कि ना ही राजू है और ना ही घर में ललिता है और ना ही उनके सामान है, जो भी कपड़े लते वो सारे गायब। अब राधिका परेशान हो जाती है, अपने सास से कहती है, उसकी सास भी परेशान। 2-3 दिन लोग इंतजार करते हैं, कहीं गए होंगे, इनके बीच में ऐसा कुछ था तो कहीं से आ ही जाएंगे, बाकी आते नहीं। जो राधिका है इनकी भी गुमशुदा होने की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराती है। पुलिस वालों को गांव वालों से सूचना मिलती है, गांव वालों से पता करते हैं कि इन दोनों के बीच में कुछ था, नाजायज संबंध था, इसलिए दोनों घर छोड़ के चले गए। पुलिस भी यहाँ चुप हो जाती है। अब धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है, इधर जो राधिका अपने मायके चली जाती है। बाकी जैसे ही कुछ साल गुजरते हैं, एक दिन ललिता और राजू घर वापस आते हैं और जैसे राधिका को जानकारी होती है, राधिका तुरंत थाने पहुंचती है और थाने पहुंच के इनके गायब होने का जो कि राज पुलिस को बताती है कि आखिरकार ये गायब क्यों हुए थे और आज तक दिनेश गायब हुआ तो मिला क्यों नहीं। अब जब पुलिस वाले ये मामला सुनते तो तुरंत इस ललिता को और राजू को गिरफ्तार करते हैं और गिरफ्तार करके जब थाने लाते हैं, इनसे पूछताछ करते हैं तो पहले तो इधर उधर की बात करते हैं। बाकी पुलिस वाले भी इधर ललिता से कहते हैं कि राजू ने अपने गुनाह को कबूल लिया और उधर राजू से कहते हैं कि ललिता ने अपने गुनाह को कबूल लिया। अब दोनों को ये लगता है कि जब एक ने बता दिया तो छिपाने जैसी कोई बात नहीं। अब दोनों एक ऐसे सच को बाहर लाते हैं जिसको सुनने के बाद हर कोई हैरान रहता है। दरअसल राजू और राधिका मिलकर दिनेश का कत्ल करते हैं और कत्ल करने के बाद अपने ही घर के भीतर गड्ढा खोदते हैं और उसमें उसकी डेड बॉडी को दफना देते हैं और उसी के डेड बॉडी के ऊपर बेड लगाते हैं और उसी बेड के ऊपर ये रोज अपनी रातें रंगीन करते थे। जब ऐसा मामला निकल के सामने आता है तो वाकई उस इलाके के लोग भी सन्न रह जाते हैं। साथ ही इन दोनों को तमाम धाराएं लगा के जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। कानून तय करेगा कि इनको कौन सी सजा मिलेगी। बाकी अगर जो इसको पुलिस पहले ही सीरियस तरीके से ली रहती तो शायद आज दिनेश इस दुनिया में रहता, या दिनेश का कत्ल तो हो गया था पर गुनहगार इतने दिनों तक छूटे नहीं रहते। तो इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो इस घटनाक्रम पे आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोगों की क्या सलाह, आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इन दोनों दरिंदों को, ललिता और राजू को, कौन सी सजा मिलनी चाहिए। तो आप लोगों के साथ की बेहद जरूरत है, आप लोगों की सपोर्ट की बेहद जरूरत है। आप लोग जब तक मेरा साथ नहीं देंगे, मुझे भी ये जो आप लोगों तक छोटी बड़ी कहानियां, छोटी बड़ी घटनाएं पहुंचाती हूँ, आप लोगों के एक कमेंट से, आप लोगों के एक लाइक से मुझे भी हौसला मिलता है। मेरी भी एक कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों तक वो तमाम जानकारियां पहुंचाऊं जो दूर दराज छूट के रह जाती। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।